सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किच्छा पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, आने वाली 13 अक्टूबर को यानी कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंदिरा गांधी खेल मैदान में नागरिक अभिनंदन कर भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2020 में खुरपिया फार्म की 1000 एकड़ भूमि पर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापना के लिए भारत सरकार को उत्तराखंड सरकार ने प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से प्रधानमंत्री ने देश के 12 स्थानों में किच्छा को खुरपिया को शामिल किया है। इस स्वीकृति के बाद किच्छा की तस्वीर बदल जाएगी और कल इसी के चलते पुष्कर सिंह धामी किच्छा पहुंचेंगे। देखिए, भारत सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तराखंड में हमारे बहुत ही कर्मठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दोनों ने मिलकर किच्छा को काफ़ी सौगातें दी हैं। अब ऐसा एक संयोग नहीं बन पाया, हम एम्स के लिए भी उनका धन्यवाद नहीं कर पाए पब्लिकली, और भी कई चीज़ें यहाँ मिली पब्लिकली, हम स्वागत धन्यवाद नहीं कर पाए। तो इस बार एक कार्यक्रम हमने रखा है जो स्मार्ट सिटी के रूप में एक औद्योगिक गलियारा, एक बहुत बड़ा पैकेज जो आ रहा है किच्छा में, जिसमें करीब 1000 एकड़ ज़मीन में 75,000 करोड़ का निवेश होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि 1200 करोड़ से तो केवल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके लिए हम लोग हमारे सरकार प्रदेश की, खासतौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 4 सालों से लगे हुए थे। तब 2020-21 जब से प्रस्ताव गया था, और मुझे खुशी है कि वो किच्छा में मोदी जी ने देश में 12 दिए, तो एक किच्छा में दे दिया। तो हम सब भी चाहते थे किच्छा के लोग कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का आभार करें और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो उसी के निमित्त पार्टी ने एक कार्यक्रम किच्छा में रखा है, जिसमें 13 अक्टूबर को यानी परसों रविवार को 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं हमारे किच्छा में, और हम सब लोग, सारे कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की जनता बड़ी संख्या में एकत्र होकर उनका स्वागत करेंगे और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने किच्छा में इतनी सौगातें दी, जिससे किच्छा का एक आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। यह जो चीज़ आई है स्मार्ट सिटी के रूप में, ये किच्छा बन जरूर रही है, लेकिन इसका लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलना है। और मैं उत्तराखंड क्या, बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य के भी कई इलाके के लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा। मुझे जैसा लगता है कि 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, सोचिए। तो बिल्कुल एक नए आयाम के रूप में एक नया करवट लेगा ये शहर, एक विस्तृत शहर बन जाएगा, महानगर निगम जैसा शहर बन जाएगा और आसपास दूर तक फैल जाएगा। इससे न केवल यहाँ नया कॉलोनाइजेशन होगा, बल्कि बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे, वो उनके आने से हमारे शहर का कारोबार, व्यापार और तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। नए अवसर मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को अवसर मिलेंगे, कॉलोनाइजर्स को अवसर मिलेंगे, जो होटल्स के काम में हैं, जो ट्रांसपोर्ट के काम में हैं, जो वैसे टेक्निकल बच्चे हैं, जो रोज़गार करना चाहते हैं, जो अनस्किल्ड भी हैं, उनके लायक भी तमाम तरह काम आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और इस उपलब्धि के लिए हम सब ललायित हैं और हम सब उत्सुक हैं कि एक बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, एक बड़ा सेलिब्रेशन हो, एक बड़े तरीके से उनका स्वागत हो। और उसी लिए 13 अक्टूबर को एक बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में स्पाई बाग में कर रहे हैं। जिले के चिकित्सालयों से लगातार आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उप जिला चिकित्सालय विकासनगर का सीएमओ देहरादून ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वार्ड बॉय और पीआरडी कर्मी की अनुपस्थिति के चलते 1 दिन का वेतन भी रोकने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सालय में साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विकासनगर उपजिला चिकित्सालय के उच्चीकरण की आवश्यकता है, इसलिए हमने इसकी रिपोर्ट मंगाई है, जिसे जल्द ही शासन को सौंपा जाएगा। कई दिनों से उसकी बड़ी शिकायतें हम लोगों को मिल रही थी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा 2 दिन पहले रायपुर सीएससी का निरीक्षण किया गया था और कल उपजिला चिकित्सालय विकासनगर का निरीक्षण किया गया। विकासनगर में एक्चुअली मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से बिल्डिंग जो है हमारी पुरानी बनी हुई है, उसमें उच्चीकरण की उसकी एक्चुअल में आवश्यकता है। मरीज काफी अधिक संख्या में है, उतना स्पेस उसमें नहीं, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने अपने विभागीय अवर अभियंता को आदेश दिए हैं कि वो एक बार पूरे एस्टीमेट बना के हमको उपलब्ध कराएं, तो फिर हम शासन से उसके उच्चीकरण के लिए बजट की मांग करेंगे।
दशहरे और दिवाली पर्व को लेकर जनता को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, उसके लिए देहरादून की मित्र पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हमारे पुलिस अधिकारी शहर भर में पैदल गश्त कर रहे हैं ताकि जो लोग खरीदारी करने बाजार में आए हैं उन्हें जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारियों की शिकायतों का भी इससे मौके पर ही हल किया जाएगा और अगर कोई संदिग्ध बाजार में घूमता हुआ पाया गया तो उसकी चेकिंग भी की जा सकेगी। देखिए, जो नवरात्रों का शुभ दिन चल रहे हैं, इसके बाद अभी दशहरा और उसके बाद दिवाली भी आ गया, तो देखा जाए तो ये बड़ा धार्मिक पर मास भी रहता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इसमें त्योहार भी रहते हैं। इसको देखते हुए अभी जो आपने देखा होगा बाजारों में गश्त भी पुलिस को बताई गई कि जो पैदल गश्त करें, जिससे कि कम से कम ऐसे जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो भी हट जाएं, जो संदिग्ध लोग घूमने वाले हैं वो भी चेक हो जाए। और बाजारों में गश्त होने से चूंकि भीड़ भाड़ रहती है, बहुत सारे देख रहे हैं कि परिवारजन, महिलाएं, बच्चे हैं, सब लोग बाजार में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कम से कम उसमें सुरक्षा की भावना भी रहे और किसी को शिकायत हो तो पैदल गश्त में जरूरी वो पता चल जाती, चाहे हमारे व्यापारीगण हो, उनकी भी कोई समस्याएं हैं या शिकायतें हैं तो उसका भी समाधान हो जाए। तो ज़्यादातर फोकस हमारा है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त पर ज़्यादा जोर दिया जाए और साथ ही साथ जो अवैध अतिक्रमण। विकासनगर दिनकर बिहार निवासी एडवोकेट संजय शर्मा की पुत्री नेहा शर्मा ने ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लॉ की अध्ययनरत छात्रा थी। वहीं नेहा शर्मा ने ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में 11 अक्टूबर को आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में प्रथम स्थान में टॉप करने पर स्वर्ण पदक जीता। वहीं इस दीक्षांत समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम हुआ। नेहा शर्मा ने प्रथम स्थान पाकर स्वर्ण पदक पाने से परिवार में खुशी का माहौल है और परिवार की अगर बात की जाए तो नेहा ने पूरे परिवार को मिठाई खिलाकर आगामी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। वहीं आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है नेहा शर्मा का और उनके पिता का मीडिया से बातचीत करते हुए। सोचा तो यही था कि मुझे BBA LLB परस्यू करना है और फिर उसी हिसाब से मैंने अपनी पढ़ाई की और कॉलेज से पढ़ के आती थी। उसके बाद घर में आके खुद आंसर राइटिंग करनी, उस चीज़ को समझ के अपनी भाषा में डालना और उस चीज़ को उसी हिसाब से फिर प्रस्तुति करनी उसकी एग्ज़ाम में जाके, यही मैंने किया और प्रतिदिन एफर्ट्स लगाए, उससे मेरा ये गोल्ड मेडल बना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, दादी दादा के लिए, सबके लिए अच्छा लग रहा है। बचपन से पढ़ने में मैं शुरू से ही अच्छी हूँ और धीरे धीरे मुझे पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं पढ़ती चली गई और धीरे धीरे सब होता चला गया। मतलब ऐसा मेरा गोल नहीं था कि मुझे ये करना है, वो खुद हुआ है। फ्यूचर में मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, जज बनना चाहती हूँ, अपने घर परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ और एक अच्छा जज बन के अच्छे कानून को बनाना चाहती हूँ। यही मेरा एक एम है। अपने साथ वालों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से एक टॉपर का कंसेप्शन बना लेते हैं कि ये लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और ये लोग अलग होते हैं, हटके होते हैं, ऐसा नहीं होता। जो टॉपर होते हैं उनकी लाइफ में भी वही हर्डल्स होते हैं जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में होते हैं। बस हम उन हर्डल्स को जंप करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और मैं अपने पीयर्स को भी यही एक डायरेक्शन या कह लो, एक संदेश कह लो, ये देना चाहूँगी कि एक साथ रहकर आगे बढ़ें, यही बार और बेंच का। भारतीय किसान यूनियन रोड ने रुड़की के प्रशासनिक भवन में मासिक पंचायत की है। किसानों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी किसानों का शोषण कर रहे हैं। अब जो अधिकारी किसानों का शोषण करेगा उसे बंधक बनाया जाएगा। इसके अलावा किसानों ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा भी की है। इसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन SDM रुड़की को सौंपा। आपको बता दें कि भाकियू रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। पदम सिंह ने कहा कि ऊर्जा निगम की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध किया जाएगा। कहा कि गन्ना चरखी प्लास्टिक जला रही है, इससे आसपास प्रदूषण फैल रहा है, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं तहसील में हो रहे किसानों के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग भी की गई है।
उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर किसान उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हजारों ट्रैक्टर शामिल होंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नाजीम अली, प्रदीप त्यागी, विजेंद्र शर्मा, राजीव चौधरी, विकास शर्मा, इंद्र रोड और आधी किसान जो है वो मौजूद रहे। मुद्दों पर तो एक तो हमारी मुद्दे जो एक तो परमिट हमारा देखभाल पर मिल को 18-19 का बकाया चला रहा है, वो आज तक उस पर कोई सरकार से दिलवा नहीं पाई। एक तो हमारा मेन मुद्दा वो भी है यार, एक चकबंदी को लेकर जो यहाँ से लूट खसोट मिची हुई, किसानों को इतना पीड़न हो रहा है कि उनका चक कहीं है तो पचा दे कहीं, वो किसान की समझ में नहीं आ रही बात। उसका चक जो दादा लाई जोतता आ रहा है सड़क पर, वो नदियों पर पचा दिया, नदी वाले सड़क पर आ गए। एक ढोर इसमें घालमेल चल रही है बहुत तक। अच्छा, इसमें चकबंदी में कोई बोलने को तैयार नहीं, भाई क्यों नहीं बोलते। दूसरी बात है स्मार्ट मीटर की, इसे कैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे गाँव में, बताइए। भारत कौन सी तनख्वाही जो हमारे महीने बिल दे देंगे भाई। किसान पर 6 महीने में एक फसल आती है, सफाई से पहले कोई फसल नहीं आती। गन्ना भी आओगा तो भी साल भर में आओगा, धान आओगा, गेहूँ आओगा 6 महीने में आओगा। ये कहेंगे बिल बिल दो, हमारी कोई नौकरी तो है नहीं, इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। हम गाँव में घुसड़ नहीं देने के, इसे हमें वहाँ मीटर को लगन देने के, चाहे वहाँ खुद में काम करें चाहे कुछ करो, पर मीटर इनके लगन नहीं लगे। चाहे अपना कल को इसका प्रयास करके देख लें जी, चांद की मर्जी। 24 तारीख को महापंचायत को लेकर चर्चा हुई, पर उसमें यह तय हुई है कि डीएम साहब भले आदमी आ गए यहाँ, डीएम साहब ने यह बात कही अगर मैं वार्ता करके तुम्हारा पहले ही मामला निमटवा दूं, उसमें आवश्यकता ही ना पड़े धरना प्रदर्शन करने की। तो हमने भी सुझाव उनका ठीक लगा, हमें उन्होंने कहा मुझे लिख कर दो तो किस किस अधिकारी संबंधित तुम्हारा मामले। हम उसका एक वो लेटर बना रहे, उसे डीएम साहब को लेकर सोमवार को ज्ञापन उन्हें देंगे, 7 आदमी जाएंगे और वह तय करेंगे फिर से अधिकारी वार्ता कहाँ कौन से दिन करना चाहते हैं। अगर उसमें वार्ता में हमारा हल होता तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है धरना प्रदर्शन करने की। भाई हम धरना प्रदर्शन तो मजबूरी में ही तो करते हैं, अगर हमारा काम अधिकारी करे तो हम क्यों बिना मतलब में टक्कर मारा। हमारा जो मेन मुद्दा आज का रहा, पिछले साल की तरह 26 सितंबर को जो हमारी एक महापंचायत रुड़की के अंदर हुई थी कई हजार ट्रैक्टरों के साथ, उसी को लेकर आज चर्चा हुई कि उस मीटिंग को करने की आवश्यकता है नहीं है। तो कुछ पदाधिकारियों का सुझाव ये आया कि साहब पहले एक बार डीएम साहब ने भी कहा था कि भाई आप लोग हमारे से मिल लो एक बार आकर, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप जब मर्जी आप अपना आंदोलन कर लेना, उसके लिए हम भी तैयार हैं। तो एक सोमवार को हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है डीएम साहब से मिलने के लिए जा रहा, और अगर हमारी समस्याओं का समाधान अगर नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन 24 अक्टूबर को रुड़की के अंदर होगा, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेदार होगा। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर को लेकर अगर बात की जाए तो आपको बता दें, प्रशासन द्वारा लगभग 2 वर्ष पहले बंजर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी और सरकारी भूमि पर बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें अतिक्रमणकारियों द्वारा कार्रवाई को गलत बताया गया था। जिसके बाद लोगों ने कोर्ट की शरण ली थी और कोर्ट के आदेशों के बाद आज वहां पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा आज उसे रोका गया, साथ ही मौके पर जसपुर विधायक भी मौजूद रहे और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहे। में पुनः निर्माण का हमें ऑर्डर कर दिया था, ये कोर्ट की स्टे और ऑर्डर कॉपी है हमारे पास। प्रशासन को पहले से अवगत करा दिया गया था, पर पता नहीं किस वजह से प्रशासन ने आज आकर यहाँ काम रुकवाया है। हम कानून को मानने वाले आदमी हैं, प्रशासन ने कहा रुक जाओ, हम रुक गए हैं। हम जो भी अपनी कानूनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। स्टे हमारे पास है, 1995 में तस्दीक किया हुआ हमारे इनके विभाग का हमारे पास है, पर फिर भी पता नहीं प्रशासन किस दबाव में आकर ये काम कर रहा है। प्रशासन ने सोमवार तक का समय दिया कि सोमवार को हम इसकी पैमाइश कर कर आपकी जगह जहाँ भी है वहाँ हम पैमाइश कर कर और आपका निर्माण करवाएंगे, ये आश्वासन। कोर्ट के आदेश मानने को बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि लिखित में कोर्ट के आदेश है हमारे पास, पर प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों को भी नकार दिया। इन लोग कोर्ट से एक स्टे लेके आए जो 287 नंबर का है, और जहाँ ये निर्माण कर रहे थे वो 290 नंबर है जो कि बंजर का नंबर है। और इसी बीच में इन लोगों को गलतफहमी है कि ये जो है 287 पे निर्माण कर रहे हैं, जबकि वो गलत जगह निर्माण कर रहे हैं। तो इसके लिए यही इनको कहा गया कि हम मंडे को फिर से पैमाइश करेंगे और इनको बता देंगे कि ये गलत जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसके पास
लक्सर में चोरों के हौसले काफी बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर पुलिस की कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लक्सर में अपराधी खुलेआम घूमकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ इन अपराधी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसानों के अनुसार आए दिन चोरी, स्पैकिंग जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, मगर पुलिस इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आम आदमी चोरों के आतंक से भयभीत है और कब कहा किस घटना को अपराधी अंजाम दें, ये नहीं कहा जा सकता। पुलिस की सुस्ती के चलते लक्सर में जंगल राज पनपने लगा है। बीती रात लक्सर के मुबारकपुर गांव में चोरों ने किसानों को लाखों का नुकसान दे डाला। आज रात चोरों द्वारा किसानों के ट्यूबवेल से 6 बिजली के मोटर चोरी कर लिए गए। साथ ही विद्युत विभाग की लाइन पर चलने वाली विद्युत केबल काट ली गई। इस बीच ट्यूबवेलों पर बने कमरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, दीवार तोड़ दी गई और अंदर से बिजली के मोटर चोरी कर दिए गए। किसान इस घटना से दुखी हैं, वे भयभीत हैं। किसानों द्वारा मामले की तहरीर लक्सर पुलिस को दी गई है, लेकिन लक्सर पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आज जो यहाँ पर ग्राम मुबारकपुर में हमारा गांव है, ये यहाँ पर लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा चोरी हुई है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन भी सुस्त है, क्योंकि आए दिन लगातार चोरी, डकैती, स्मैकिंग ये सब चल रहा है। क्या ऐसा के प्रशासन को पता नहीं है इस चीज का? और अगर प्रशासन इस पर पाबंदी लगाना चाहे तो वो एक दिन में पाबंदी लगा सकती है। कहीं ना कहीं उनका हाथ इसमें है। और बिजली विभाग भी इतना वो, ऐसा क्या हुआ कि चलती लाइन से उन्होंने लाइन चोरी कर ली। चलो मोटर तो उतर जाती है, तार हटा दिए, पर चलती लाइन से जो चोरी हुई है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बिजली विभाग भी इसमें शामिल है। दिन आए हम खेत पर पहुंचे तो हमारे किवाड़ टूटे हुए मिले। हमारे मोटर चोरी होएगा वहाँ से 6 मोटर चोरी हुई है। मखियाली चिड़ियापुर का और खुरद मखियाली का जो चुराहा हो उसको तो रोड गया चिड़ियापुर से मारकपुर, उस रोड को चोरी हुई है 6 मोटर मारे, 4 मारकपुर के, 1 जैनपुर का, 1 मखियाली खुरद का, 6 मोटर चोरी हुई है। रास्ता है गांव से चिड़ियापुर जो रास्ता जाता है मुबारकपुर से, वहाँ से 6-7 मोटर चोरी हो गए और सरकारी केबल भी चोरी हो गए। और 1 मोटर मेरा पहले भी चोरी हुआ था, उसका भी आज तक कुछ नहीं पता। उसकी जो दी थी तहरीर का भी कुछ। हरिद्वार के लक्सर की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। लोग पुलिस के होते हुए भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लूट, हत्या, खूनी संघर्ष से लेकर लोगों पर दिन दिहाड़े फायरिंग करने के मामले भी अब लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि आरोपियों के हाथों में तमंचे लिए फोटो और वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है। इसके बावजूद भी आरोपियों को लक्सर पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है, जिसके चलते क्षेत्र के आरोपियों के हौसले जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं और लगातार लक्सर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय लक्सर क्षेत्र में किस कदर क्राइम फैल रहा है, जिसको लेकर लोगों में भी डर का माहौल है। ये कब किधर से गोलियां चल जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पुलिस के होते हुए भी लक्सर क्षेत्र के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जब इस मामले में पुलिस को बताया गया और क्षेत्र अधिकारी निहारिका सेमवाल से बात की गई तो वह भी इस मामले में कुछ बताने को तैयार नहीं थी। दिवाली के मद्देनजर खाद्य आपूर्ति और खुफिया विभाग की कार्रवाई के चलते मंगलौर के बाहर किला मोहल्ले में 32 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इनमें 18 कमर्शियल, 12 घरेलू, 2 से 5 किलो के सिलेंडर है। साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया गया है, जिनमें कुछ गैस सिलेंडर भरे हुए, कुछ खाली भी पाए गए हैं। मंगलौर क्षेत्रीय निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर सघन छापेमारी अभियान के अंतर्गत आज मंगलौर के मोहल्ला बाहर किला में गैस रिफिलिंग की सूचना पर जब छापेमारी की गई तो 32 गैस सिलेंडर एक ही मकान से बरामद हुए, जिनमें भरे और खाली सिलेंडर मिले हैं और ये बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते थे। साथ ही एक आरोपी को भी इस मामले के चलते गिरफ्तार किया गया है। गैस की जो कालाबाजारी चल रही थी काफी समय से सुनने में आ रहा था। आज अचानक छापा मारा है जो 12 किला मोहल्ले में शमीम पुत्र सलीम अहमद मंगलौर 12 किला, इसमें गैस का कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। जो वैसे गैस सिलेंडर बड़े से छोटे सिलेंडर में रिफिल करते थे और घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में रिफिल करते थे,
जो अवैध रूप से गैस का कालाबाजारी कर रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिलेंडर कमर्शियल है, कितने ये आपको मैं बताऊंगा, यहाँ जो हमने पकड़े हैं वैसे गैस सिलेंडर 18 है, जिसमें 8 भरे हुए सिलेंडर है, 10 खाली है, और घरेलू गैस सिलेंडर 12 मिले हैं इनसे, जिसमें 3 भरे हुए हैं और 9 सिलेंडर खाली मिले हैं, और 5 किलो के 2 सिलेंडर है जो खाली है। इनको पकड़ लिया है, गाड़ी में लोड करा रहे हैं। नियमानुसार इनके खिलाफ धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सिलेंडर इनके पास कैसे आए, क्योंकि इसका सवाल एक एजेंसी पे भी उठता है कि इस तरह दिन वो भर के दे रहे थे, तो यानी क्या कुछ एजेंसी की मिली भगत? ये जो है इनसे ये जानकारी पूछताछ की जा रही है। इनसे मालूम किया कि सिलेंडर एजेंसी का टैप कहाँ से लाते हैं, कैसे करते हैं, इनकी सब जानकारी उपलब्ध कराते हैं, कार्रवाई की जाएगी। अभी दीपावली का समय है, मैं आपको बताऊंगा, अभी दीपावली का समय हमारा विशेष अभियान चलता है, पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर उनकी मदद के द्वारा हम यहाँ तक हम इस कामयाबी तक पहुँच पाते हैं। अभी एक दिवाली का सीजन चलने वाला है, अभी उसमें अभी छापामारी चलेगी। अनेक प्रतिष्ठानों पे छापामारी चलेगी, जो वैसे गैस सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी समय पर। देहरादून पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महिला व पुरुष को गिरफ्तार कर 3 किशोरियों को मुक्त कराया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दून पुलिस की टीमें दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों के लिए रवाना हो गई है। किशोरियों के परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल उन्हें चाइल्ड लाइन की टीम को सौंप दिया गया है। आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग जो है लड़कियों के संदिग्ध अवस्था में इस तरह घूमते हुए पता चला था, जिसके बाद जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। पूछताछ के बाद जो है चूंकि नाबालिग बच्चियां थी तो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बुला लिया गया, और जो पूछताछ के बाद समस्त प्रकरण अभी तक जो संज्ञान में आया, उसमें जो हमारी STU टीम है उनके द्वारा ये पता चला कि ये बच्चियां अपने अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची थी वहां पर 2, और इसके बाद वहां पर इनको किसी ने गुमराह करके नौकरी या काम दिलाने के बहाने उनको 2 और लोग थे, उनके माध्यम से यहाँ पर देहरादून भेजा था। चूंकि रात को जहाँ पर ये लोग रुके थे 3 लोग वहाँ इनको कुछ ऐसी बातें पता चली कि जहाँ पर कहीं इनको मानव तस्करी में शामिल करने की या कहीं इनको बेचने की ऐसी बात पता चली, जिससे डर के मारे तीनों जो बालिकाएं थी वो वहां से निकल गई और पुलिस के पास पहुंची थी। और पुलिस ने जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है वहाँ के जो इंस्पेक्टर द्वारा पूरी जानकारी उपरांत इसमें एक मुकदमा दर्ज कराया था, और इस पूरे समस्त चीजों में 2 लोग की संलिप्तता प्रकाश में आई थी, जहां पर बच्चियां थी। उन 2 लोग को इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार भी किया गया। अन्य लोग के बारे में भी जानकारी पता चली कि कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं जो बहला फुसलाकर इस तरह से उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल करते हैं। उनके संबंध में जो जानकारी मिली है उसमें टीमें लगाई गई हैं, और एक बार इनकी काउंसलिंग वगैरह के लिए CWC के मेंबर्स बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग उपरांत उनके क्या पते हैं, किन परिस्थितियों दिल्ली पहुंचे थे, उनके परिजनों से बात हो जाए, तो ये प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया उपरांत मुझे लगता है कि सभी कारणों का पता भी चलेगा, और कोई और गैंग इसमें शामिल है, सदस्य शामिल है जो इस तरह के बच्चियों को ट्रैफिकिंग करते हैं और कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में ढकेलते हैं, तो उस संबंध में भी हमारी टीम लगी। तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर सभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी और जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। What you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking to the right. No sell it sense, so I join the tribe. No set. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. It's my ride. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। चलते 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 गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में रिफिल करते थे,
जो अवैध रूप से गैस का कालाबाजारी कर रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान साहब, ये आपको मैं बता दूंगा, यहाँ जो अभी जो हमने पकड़े हैं वह गैस सिलेंडर 18 है, जिसमें 8 भरे हुए सिलेंडर है, 10 खाली है, और घरेलू गैस सिलेंडर 12 मिले हैं इनसे, जिसमें 3 भरे हुए हैं और 9 सिलेंडर खाली मिले हैं, और 5 किलो के 2 सिलेंडर है जो खाली है। इनको पकड़ लिया है, गाड़ी में लोड करा रहे हैं। नियमानुसार इनके खिलाफ धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सिलेंडर इनके पास कैसे आए, क्योंकि इसका सवाल एक एजेंसी पे भी उठता है कि किस तरह दिन को भर के दे रहे थे, तो यानी क्या कुछ एजेंसी की मिली ये जो है इनसे ये जानकारी पूछताछ की जा रही है। इनसे मालूम किया कि सिलेंडर एजेंसी से इनका टैप है, कहाँ से लाते हैं, कैसे करते हैं, इनकी सब जानकारी उपलब्ध कराते हैं, कार्रवाई की जाएगी। अभी दीपावली का समय है, मैं आपको बताऊंगा, अभी दीपावली का समय हमारा विशेष अभियान चलता है, पुलिस प्रशासन जी के साथ में मिलकर उनकी मदद के द्वारा हम ये यहाँ तक हम इस कामयाबी तक पहुँच पाते हैं। अभी एक दिवाली का सीजन चलने वाला है, अभी उसमें भी छापामारी चलेगी। अनेक प्रतिष्ठानों पे छापामारी चलेगी, जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी समय पर। देहरादून पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महिला व पुरुष को गिरफ्तार कर 3 किशोरियों को मुक्त कराया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दून पुलिस की टीमें दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों के लिए रवाना हो गई है। किशोरियों के परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल उन्हें चाइल्ड लाइन की टीम को सौंप दिया गया है। आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग जो है लड़कियों के संदिग्ध अवस्था में इस तरह घूमते हुए पता चला था, जिसके बाद जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ करी। पूछताछ के बाद जो है चूंकि नाबालिग बच्चियां थी तो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बुला लिया गया, और जो पूछताछ के बाद समस्त प्रकरण अभी तक जो संज्ञान में आया, उसमें जो हमारी STU टीम है उनके द्वारा ये पता चला कि ये बच्चियां अपने अलग अलग स्थानों से दिल्ली में पहुंची थी वहां पर 2, और इसके बाद वहां पर इनको किसी ने गुमराह करके नौकरी या काम दिलाने के बहाने उनको 2 और लोग थे, उनके माध्यम से यहाँ पर देहरादून भेजा था। चूंकि रात को जहाँ पर ये लोग रुके थे 3 लोग वहाँ इनको कुछ ऐसी बातें पता चली कि जहाँ पर कहीं इनको मानव तस्करी में शामिल करने की या कहीं इनको बेचने की ऐसी बात पता चली, जिससे डर के मारे तीनों जो बालिकाएं थी वो वहां से निकल गई और पुलिस के पास पहुंची थी। और पुलिस ने जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है वहाँ के जो इंस्पेक्टर द्वारा पूरी जानकारी उपरांत इसमें एक मुकदमा दर्ज कराया था, और इस पूरे समस्त चीजों में 2 लोग की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। जहां पर बच्चियां थी उन 2 लोग को इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार भी किया गया। अन्य लोग के बारे में भी जानकारी पता चली कि कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं जो बहला फुसलाकर इस तरह से उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल करते हैं। उनके संबंध में जो जानकारी मिली उसमें टीमें लगाई गई हैं, और एक बार इनकी काउंसलिंग वगैरह के लिए CWC के मेंबर्स बच्चियों की काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग उपरांत उनके क्या पते हैं, किन परिस्थितियों दिल्ली पहुंची थी, उनके परिजनों से बात हो जाए, तो ये प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया उपरांत मुझे लगता है कि सभी कारणों का पता भी चलेगा, और कोई और गैंग इसमें शामिल है, सदस्य शामिल है जो इस तरह के बच्चियों को ट्रैफिकिंग करते हैं और कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में ढकेलते हैं, तो उस संबंध में भी हमारी टीम लगी। तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर सभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी और जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।